हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे प्रयास एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित, जिसमें हम आने वाली तिमाही परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले अध्याय 1 लेते हैं, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, सबसे पहले हम वास्तविक संख्या के बारे में जान लेंगे। ऐसी संख्याएं जिनमें परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह या समूह होता है, उसे हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जिसमें से सबसे पहले महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेते हैं, उदाहरण नंबर 3, जो कि हमारा इस क्लास का पहला क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या बोलता है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो 96 और 404 के अभाज्य गुणनखंड तोड़ना पड़ेगा। तो उसमें हम सबसे पहले लिखेंगे क्या? हल। सबसे पहले लिखेंगे हम क्या? हल। 2 मिनट रुकिएगा, थोड़ा ये बाहर जा रहा है। चलो, अब लेते हैं हम सबसे पहले हल। सबसे पहले हमारे पास दी गई संख्या है संख्या 96 और 404। तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे 96 बराबर 96 के गुणनखंड तोड़ेंगे तो आएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। या फिर हम इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं, 2 के ऊपर 5 की घात गुना 3। अब हम निकालेंगे 404 के गुणनखंड। तो 404 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुना 2 गुना 101। या फिर हम इसको लिख सकते हैं 2 के ऊपर 2 की घात गुना 101। अब गुणनखंड होने के बाद सबसे पहले हम देखेंगे, हमको सबसे पहले यहाँ पे निकालना पड़ेगा इनके एचसीएफ। तो सबसे पहले हमको एचसीएफ और एलसीएम के बारे में जानकारी प्राप्त होना चाहिए कि एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। तो एचसीएफ संख्याओं के प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल एचसीएफ कहलाता है। वापस से सुनिएगा सब लोग। संख्याओं के प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल एचसीएफ कहलाता है। इसका कहने का मतलब ये है कि हम जब एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या होता है? दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात। तो सबसे छोटी घात दोनों में क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। दोनों में कॉमन क्या है? 2 2। तो 2 लेंगे, लेकिन इससे सबसे छोटी घात जो है वो होगा हमारा आंसर। तो 2 के ऊपर क्या आएंगी? 2 की घात। इसके बराबर में क्या आएगा? 4। तो हमारा एचसीएफ कितना हो गया? 4। अब लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम के बारे में सबसे पहले हम जान लेंगे। तो एलसीएम का मतलब होता है संख्याओं का प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल, और या बोल सकते हैं हम सभी गुणनखंडों का गुणनफल एलसीएम कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि हमें एलसीएम निकालने के लिए सभी गुणनखंडों का गुणनफल करना होगा, लेकिन दोनों गुणनखंडों में जो संख्याएं कॉमन होती है उसकी हमको
बड़ी घात लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 है, तो दोनों के पास से हम ले लेंगे, दोनों के पास से हम ले लेंगे 2 के ऊपर 5 की घात गुना, गुना, फिर ले लेंगे हम 3 गुना, फिर कितना बचा गया हमारे पास 101। हम देखते हैं 2 के ऊपर 5 की घात मतलब होता है 32 गुना आ जाएगा 3 गुना आ जाएगा 101। 32 का गुना करेंगे 3 बार तो 32 दूनी 64 और 32 दिया होता है 96 गुना 101। इसका जब गुना करेंगे तो क्या आएगा 96, सॉरी थोड़ा सी मिस्टेक हो गई है लिखने में, तो 96, 96 ये होगा हमारा आंसर। लास्ट में आप चाहो तो लिख सकते हो, अतः एचसीएफ बराबर 2 तथा एलसीएम बराबर 9696। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो। चलो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है हमारा, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जब व्यक्त करने के लिए बोला है हमको, तो व्यक्त करने के लिए सबसे पहले गुणनखंड तोड़ना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर हल, हल। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ का, कितना दिया है 140। 140 के गुणनखंड तोड़ेंगे तो हम लिखेंगे 140 बराबर, इनके जब गुणनखंड तोड़ेंगे तो हो जाएंगे हमारे पास 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, ये इसके गुणनखंड होंगे। इसको हम दूसरे तरीके से और लिख सकते हैं, दो बार आया है तो 2 के ऊपर 2 की घात गुना 5 गुना 7। अब इसके हो गए। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे को बोलता है किसके, 156 के गुणनखंड करने के लिए, तो हम 156 के गुणनखंड करेंगे यहाँ पर। 156 के गुणनखंड करने के लिए चलो बच्चों 156 के गुणनखंड करेंगे अब हम। 156 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। हम इसको दूसरे रूप में लिख सकते हैं, और दो बार आए तो 2 के ऊपर 2 की घात गुना हो जाएगा हमारे पास कितना 3 गुना 13। इस तरीके से हम इसको गुणनखंड करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर था दूसरा। बस इन क्वेश्चनों में इतना ही करना होता है, यही हमारा आंसर होता है। किसी की स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता क्या है, पढ़ लेंगे। संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इनके जो गुणनखंड ज्ञात करना है हमको गुणनखंड विधि से ही करना है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल। हल तो 6 का बोला है तो हम सबसे पहले 6 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या होगा 2 गुना 3, यही टूटेंगे, इसके अलावा कोई गुणनखंड नहीं टूटेगा। उसके बाद हम 20 के गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा 2 गुना 2 गुना 5। इसके गुणनखंड को हम लिख सकते हैं 2 के ऊपर 2 की घात गुना 5। अब क्वेश्चन में जैसा कि बोला एचसीएफ एलसीएम, तो सबसे पहले हम ज्ञात कर लेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए मैंने क्या बताया था इसके पहले क्वेश्चन में, कि दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणन में से कॉमन वाला गुणनखंड लेते हैं, और उसकी घात क्या होनी चाहिए छोटी। तो दोनों के पास कॉमन क्या है 2, और इधर भी क्या है 2, तो दोनों में 2 2 कॉमन है, तो हमारा एचसीएफ में क्या आएगा 2, लेकिन कौन सा आएगा छोटी घात वाला। अब ये 2 एक बार है तो इसके ऊपर कितने की घात रहेंगी 1 की, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, हमारा एचसीएफ निकल जाएगा कितना 2। अब हमको क्या निकालना है एलसीएम, तो एलसीएम निकालने के लिए हमको क्या लेना होता है, सभी गुणनखंडों का गुणनफल लेना होता है। या तो सभी गुणनखंडों का गुणनफल कर लो, या फिर जो कॉमन है उसकी बड़ी घात ले लो। तो हम लेंगे यहाँ पर जो कॉमन है उसकी बड़ी घात, तो कॉमन संख्या कौन सी है 2, 2 के ऊपर 2 की घात गुना 3 गुना 5।
तो इनमें पूरे का गुना करना होता है, 2 के ऊपर 2 की घात मतलब आ जाएगा 4, और ये 3 बची 15। इसका सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 15 चौ 60, 15 चौ 60 आ जाएगा। लास्ट में हम लिख देंगे अतः संख्याएं 6 कॉमा यानी कि 20 HCF बराबर 2 तथा LCM बराबर हो जाएगा 7। क्वेश्चन सारे के सारे इंपॉर्टेंट है आज के क्लास के। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है हमारे पास क्या लिखा हुआ है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM है। तो हमको क्वेश्चन दिया है 510 और 92 का LCM HCF ज्ञात करना है और इनकी जांच भी करना है। तो सबसे पहले हम LCM और HCF निकालने के लिए हमारे को जरूरी होता है सबसे ज्यादा इनके गुणनखंड। तो हम सबसे पहले इनके गुणनखंड तोड़ देंगे, लिखेंगे हल। कितना निकालना है, 510 के गुणनखंड। तो 510 के गुणनखंड निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, ये आएगा। और इनको लिखेंगे भी तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सबके ऊपर एक एक की घात आएगी तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम निकालेंगे 92 के गुणनखंड। तो 92 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुना 23। हम इसको दूसरे रूप में लिख सकते हैं, 2 के ऊपर 2 की घात गुना 23। अब क्वेश्चन में सबसे पहले HCF बोला है तो HCF निकाल देते हैं हम लोग। HCF बराबर, HCF का नियम आपको पता है, इसके पहले बता चुका हूं मैं कि दोनों संख्याओं के गुणनखंडों में से एक कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर क्या है, दोनों के पास 2, और 2 भी कौन सा आएगा, छोटी घात वाला। तो छोटी घात पहली संख्या गुणनखंड आ जाएगा 2, क्योंकि 2 के ऊपर यहाँ देखेंगे तो 1 की घात है, यहाँ देखेंगे तो 2 की घात है, तो हमको क्या आएगा, 2 के ऊपर 1 की घात। HCF निकल जाएगा हमारा 2। उसके बाद निकालते हैं हम LCM। एलसीएम भी निकालने के लिए बोला है। एलसीएम में क्या लेते हैं, सभी गुणनखंडों का गुणनफल, लेकिन जो कॉमन होता है उसको लेंगे बड़ी घात के साथ। तो बड़ी घात के साथ मतलब 2 के ऊपर 2 की घात गुना। उसके बाद हम यहां से ले लेंगे, देखो 3 गुना 5 गुना 17 गुना इधर कितना बच गया, 23। चलो आगे सवाल करेंगे तो हम देखते हैं, 2 के ऊपर आ जाएंगी 2 की घात तो 4 गुना, फिर 15 तिया 45 हो जाएगा। सॉरी 15 नहीं है, यहाँ पे कितना है, 15 नहीं है सॉरी, यहाँ पे कितना है, 5, 5 3 हो जाएगा 15, फिर गुना, और इस 17 और 23 का आप गुना करोगे, करके रख लेना, बाद में आप देख लेना, मैं यहाँ डायरेक्ट कर दूंगा 23। अगर हम इन सभी संख्याओं का गुना करते हैं तो हमारे पास संख्या जो गुना करने के बाद मिलेंगी वो मिलेगी 23,000, 23,000 सॉरी 23,460, कितना आएगा, 23,460। मैंने पहले से ही गुना करके रख दिया हो, आप इसको घर में गुना करके जरूर देखना। आप पहले ही गुना करके देख लेना इसका, मैंने पहले से ही गुना करके रखा था ऑलरेडी। अब वो क्या बोलता है, जांच कीजिए। तो जांच करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखेंगे हम जांच। जांच करेंगे तो जांच करने के लिए हम क्या लिखेंगे, जो दिया है हमारे पास, जांच क्या करना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। तो लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। अब दो संख्याएं वही होती है जो हमको क्वेश्चन में दी हुई है, हमारे प्रश्न में दी गई संख्या है। तो हम हमारे प्रश्न में दी गई संख्या है, क्या है हमारे पास, 510 गुना 92 बराबर HCF कितना था, 2, गुना LCM कितना है,
23,460। अब देखो इनको आगे सॉल्व करेंगे, इनका नियम बोलता है कि दोनों का मान क्या होना चाहिए आपस में बराबर। तो 2 का गुना 23,460 के साथ जब हम करेंगे तो हमको मिलने वाला जो आंसर रहेगा वो मिलेगा 46,920। वैसे ही ठीक उसी प्रकार इनका भी हम गुना करेंगे तो इसका भी आंसर कितना आएगा 46,920। ये मैंने पहले से ही करके रखा हूं, तो आप लोग करके देख लेना, ये हमारा हो जाएगा आंसर। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके तीन एग्जाम के लिए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न के तरफ। ये आ जाएगा हमारा अभी नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न आ गया है। प्रश्न क्या बोलता है पहले हम पढ़ लेंगे। प्रश्न बोलता है एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9 दिया है। इसका मतलब है हमको दो संख्याओं का एचसीएफ क्वेश्चन में दे दिया गया है। उसके बाद ज्ञात करने क्या बोलता है आगे, एलसीएम 306 और 657 ज्ञात कीजिए। हमको एचसीएफ दे दिया गया है प्रश्न में और एलसीएम क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले चलेंगे। अच्छा अपना ये क्वेश्चन हो गया था, ये भी हो गया था, ये क्वेश्चन रह गया है। चलो तो अब हम सबसे पहले लेते हैं हल। हमारे पास जो दिया है लिख देंगे। दिया है क्या, दिया है हमारे पास संख्याओं का एचसीएफ। एचसीएफ दिया हुआ है किनका, 306 और 657। कितना दिया है बराबर में 9। और हमारे को क्या बोला है, एलसीएम बराबर याद करना है, मतलब क्वेश्चन मार्क। तो हमारे पास इसको सॉल्व करने का एक सूत्र होता है ज्ञात करने का। हम सबसे पहले सूत्र लिख देंगे। ठीक है, सूत्र क्या होता है हमारा, एस सी एफ गुना एलसीएम बराबर दो दो संख्याओं का गुणनफल। अभी तो हमने पढ़े इसके पहले के क्वेश्चन में यही सूत्र पढ़े हैं ना। ठीक है, आगे चले। आगे चलते हैं तो हमारे पास एचसीएफ क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो एचसीएफ का मान कितना है हमारे पास 9 गुना एलसीएम नहीं दिया है तो हम यहाँ पे एलसीएम जैसे का वैसा लिख देंगे बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हमारे पास जो क्वेश्चन में दी गई संख्या है वही 306 गुना 657। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास 9 एलसीएम के साथ गुना में जुड़ा है तो इसको हम भेज देंगे बट्टे के नीचे। हमेशा गुना में जुड़ी संख्या कहा जाती है बट्टे के नीचे। तो लिख देंगे 306 गुना 657 और बटे में कितना आ जाएंगे इनके 9। अब यहाँ से जो संख्या इकट्ठी काट देंगे तो ये जाएगा 9 का 9 और इसको काटेंगे तो 9 तिया 27, बच गया 3 और 9 चौ 36। तो हमारे पास क्या आ गया आगे बराबर में 34 गुना 657। जब हम 34 और 657 का गुना करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 22,338। ये गुना मैंने पहले से ही करके रख दिया था, आप लोग घर पे करके देख लेना। लास्ट में आप लिख सकते हो अतः करके। अतः एलसीएम बराबर हो जाएगा 22,338। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपको पेपर में आता है तो इस तरह से ही बनाना है। चलो अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझ लेंगे। क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, क्वेश्चन बोलता है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर n की घात अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। चलो हम लिखेंगे हल। लिखूंगा मैं, हम जानते हैं हम जानते हैं कि 6 के ऊपर n की घात बराबर 2 गुना 3 इसके गुणनखंड है और इसके ऊपर कितने की घात है n की, इसी रूप में है। इसको हम अगर लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं 2 के ऊपर n की घात गुना 3 के ऊपर n की घात।
अब जीरो पर समाप्त अगर हम 2 या 6 करते तो कोई संख्या जीरो पर समाप्त नहीं हो रही, लेकिन क्वेश्चन ने बोला है जीरो पर समाप्त होने के लिए, तो जीरो पर संख्या को समाप्त होने के लिए इसके गुणनखंड 2 गुना 5 के रूप में होना चाहिए। अगर कोई भी संख्या का अंक जीरो पर समाप्त होना चाहता है तो उसके गुणनखंड में 2 गुना 5 आना चाहिए। तो हम देखते हैं कि इसका एक गुणनखंड, ये जो दी गई लिखा है तो इसको लिखेंगे यहाँ पे, इसका एक गुणनखंड 5 नहीं है, नहीं है, अतः किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 6 पर n की घात संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो नहीं हो नहीं हो सकती है। ठीक है, अगर किसी को आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, पेपर में आता है इसी तरह से बनाना है, बहुत आसान तरीके से बताया हूँ। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन एक बार पढ़ो और समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन बोलता है कि तीन दर्शाइए कि करनी सॉरी दर्शाइए कि 3 करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको इसके विपरीत मानना पड़ेगा। तो लिखेंगे हम हल और मानेंगे, माना 3 करनी 2 एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिए। अब आप लोगों को पता है कि परिमेय संख्या मान लिए, तो परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है? ऐसी संख्या है जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जाता है तथा q नॉट इक्वल टू 0 होता है, वह परिमेय संख्याएं कहलाती है। अब इसको हमने परिमेय संख्या मान लिए तो हम इसको एक परिमेय संख्या के बराबर में ले लेंगे। तो परिमेय संख्या p बटे q के रूप में होती है, तो मैं यहाँ पे लूंगा p बटे q, p बटे q लूंगा। हो सकता है आपकी पुस्तक में इसके जगह p के जगह a और b लिया हो, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं होता। आप ऐसा भी बनाओगे 100% सही है, गारंटी इस चीज की। तो हमने क्या ले लिए, p बटे q। अब यहाँ पे हम लिखेंगे जहाँ p व q क्या है, p व q सह सहअभाज्य 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 तथा तथा पूर्ण संख्याएं है। अब आपको यहाँ सहभाज्य एक नाम दिख रहा है, तो ये सहभाज्य संख्या कौन सी होती है, मैं एक बार बता देता हूँ आप लोगों को। सहभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिनका एचसीएफ हमेशा क्या आता है, केवल एक आता है, वह संख्याएं क्या होती है, सहभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो हम अब अगर इसको आगे सवाल करते हैं तो हम देखेंगे कि 3 करनी 2 बराबर कितना दिया है, p बटे q। अगर मैं इनको तिर्यक गुना करता हूँ, इनका तिर्यक गुना करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। एक काम करते हैं, इसके साथ जुड़ी संख्या, करनी 2 के साथ जुड़ी संख्या क्या है, 3, तो इसको लेके जाते हैं हम बटे के नीचे। तो ये p बटे क्या हो जाएगा, q, और इस पूरे के बटे में क्या आएगा, 3। हम देखते हैं इसको, तो ये करनी 2 रहेगा जैसे का
वैसा। बटे के नीचे बटे जब आता है तो हम बटे को क्या करते हैं, बदल देते हैं नीचे वाले को। तो ये p बटे क्यू रहेगा जैसे का वैसा। और 3 इसके साथ किस में आ जाएगा, गुना में आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इसको आगे, तो हमको लिखना पड़ेगा अतः। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज नोटिस करो कि करनी दो एक अपरिमेय संख्या है, जबकि p बटे 3q क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। तो ऐसा हो सकता है क्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में बराबर हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। कैसे, जैसे हम एक आम लेंगे और एक ऑरेंज लेंगे तो क्या दोनों को आपस में बराबर रख सकते हैं क्या, नहीं। ठीक उसी प्रकार हम इसको भी आपस में नहीं रख सकते। तो इसमें अतः में लिखेंगे हम p बटे 7q एक परिमेय संख्या है तथा, सॉरी 7 नहीं है यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है ना, 3 तथा करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। अब हमने करनी 2 को पहले स्टार्टिंग में क्या लिखे थे, अपरिमेय माने थे। इसका मतलब है कि हमने जो पूर्व कल्पना की वो क्या है, गलत है। तो यह लिखेंगे अर्थात, अर्थात हमारी कल्पना गलत है, इसलिए यह सिद्ध होता है कि 3 करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर विद सॉल्यूशन। आपको पेपर में आता है तो इसी तरह से लिखना है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, शायद इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन हो सकता है, लास्ट क्वेश्चन हो सकता है। ये भी क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को समझ में नहीं आए तो वीडियो को एक बार रिवाइज करके देख लेना, क्योंकि मैं यहाँ बार बार रिवाइज नहीं कर सकता। चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन बोलता है, सिद्ध कीजिए कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। सेम उसी आधार से बनेगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले लेते हैं हम हल, हल लेते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा हमको हर बार इस संख्या को इसके जस्ट विपरीत मानना पड़ेगा। तो मानेंगे इसको हम, माना करनी 5 एक परिमेय संख्या है। अब हमने जैसा इसके पहले परिमेय संख्या माने थे ठीक उस पर इसको भी माने हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं करनी 5 बराबर p बटे q। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे जहां p व q सह अभाज्य पूर्णांक है। क्या है, सहभाज्य पूर्णांक है। सहभाज्य का मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को, क्या बताया था मैंने कि जो सहभाज्य होता है उनका एसएफ हमेशा क्या होता है, एक होता है। तथा में हम लिखेंगे क्यू नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0। ओके। अब हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे तिर्यक गुना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा करनी 5 और क्यू का इधर गुना हो जाएगा तो क्यू बराबर कितना आ जाएगा, p आ जाएगा। क्या आ जाएगा, p। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए हमको करना पड़ेगा दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। जब हम दोनों पक्षों में वर्ग करते तो हम दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे तो क्या आ जाएगा करनी 5 क्यू और इसके ऊपर लगा देंगे 2 की घात। वर्ग का मतलब होता है 2 की घात, इधर आ जाएगा p के ऊपर 2 की घात। अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसके 2 की घात से ये 5 का क्या हो जाएगा, वर्ग कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या, 5 और a के ऊपर रहेंगे 2 की,
इधर कितने के ऊपर, p के ऊपर 2 की घात। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। हम लिख सकते हैं यहाँ पे अतः, अतः लिखेंगे हम, ये जो 2 में रुकिएगा, कुछ मिस्टेक हो रही है। चलो चलते हैं हम। ये जो हमारे पास वर्गमूल 5 है, तो ये क्या बचेगा हमारे पास, करनी से ये 2 की घात से इसकी करनी कट जाएंगी, तो यहाँ पे रहेगा क्या, क्यू का वर्ग बराबर पी का वर्ग, पी का वर्ग, इसको नाम दे दूंगा मैं समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे कुछ थ्योरी है, लिख लेते हैं हम। अतः क्या लिखेंगे, अतः पी स्क्वेयर, पी स्क्वेयर 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, तब ये जो हमारा p है, जो p है वो भी क्या हो जाएगा, p से 5 भी क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा, विभाज्य होगा। यदि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो जो p है वो भी क्या हो जाएगा, p भी क्या हो जाएगा, 5 से विभाज्य हो जाएगा। यहाँ पे भी आएगा है ना, से हो गया है, चलो से p से भी 5 क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। अब हम समीकरण 1 में लिखते हैं, समीकरण 1 लेते हैं हम, समीकरण 1 में जो हमारे पास p दिया है, p के बराबर में लेते हैं हम 5c, रखने पर, सॉरी 5c रख देते हैं, ओके। जहां ये जो हमारा c है, एक क्या रहेगा, पूर्णांक रहेगा, क्या रहेगा, पूर्णांक, पूर्णांक है, पूर्णांक है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे समीकरण 1 में देख रहे हो 5 क्यू स्क्वायर बराबर p की जगह क्या रख रहे हैं, 5, और c का क्या आ जाएगा, वहां पर वर्ग है तो यहाँ पर भी वर्ग आ जाएगा। अभी हमारा पेज भर गया है, हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे, दूसरा पेज ले लेते हैं। चलो दूसरा पेज आ गया हमारा, हम अभी आगे इसको सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। तो अभी इसके पहले की स्टेप मैं लिख देता हूँ, हमने यहाँ लिए थे क्या, 5, क्या लिया था रे, 5 क्या था हमारे पास, क्यू, और बराबर में क्या रखे थे हमने, 5c का स्क्वायर लिखा था, और यहाँ पे क्यू के ऊपर भी क्या था, स्क्वायर था। तो ये 5 क्यू स्क्वायर रहेगा जैसे का वैसा। अब यहाँ पे वर्ग दोनों के ऊपर है, तो 5 का वर्ग हो जाएगा हमारे पास 25, और यहाँ पे आ जाएगा c का वर्ग। ये क्यू स्क्वायर रहेगा जैसे का वैसा, और ये 25c स्क्वायर, और इसके साथ दोनों में संख्या आ जाएंगी बट्टे के नीचे, तो 5 से इसको काट देंगे, तो यहाँ आएगा क्यू स्क्वायर बराबर c स्क्वायर, पचम 25, तो यहाँ पे 5 भी आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे अतः क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तब जो हमारा क्यू है, क्यू से भी क्या हो जाएगा, 5 भी क्या हो जाएगा, विभाज्य होगा, होगा। हम लेंगे यहाँ पे समीकरण 1 व समीकरण 2 से P व Q, P व Q रहेगा, यहाँ P लिख दिया, P व Q में उभयनिष्ठ
गुणनखंड 5 है। अर्थात P व Q सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है। देखो इनका दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5। तो P और Q सहभाज्य पूर्णांक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सहभाज्य पूर्णांक की मैंने आपको पहले ही परिभाषा बता दिया था। सहभाज्य पूर्णांक की परिभाषा कौन सी होती है? जिनका एचसीएफ क्या आता हो, एक आता है, या कॉमन क्या होना चाहिए, एक, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। या लिखेंगे जो कि हमारी कल्पना गलत है। इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह सिद्ध होता है कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। यही था इनका आंसर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो हमारा क्वेश्चन आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है कि आइए आइए बच्चों, इस क्वेश्चन को करते हैं जो कि बहुत ही आसान है। क्वेश्चन क्या बोलता है? सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय। अभी जैसा कि तो वही है, सेम कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए लिखेंगे क्या, हल। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा इसका उल्टा मानना पड़ता है हमको। परिमेय है तो अपरिमेय, और अपरिमेय है तो परिमेय। तो इसको मान लेंगे, माना 1 बटे करनी 2 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय मान लिया है तो इसको हम लिख सकते 1 बटे करनी 2 बराबर P बटे Q। जहाँ P व Q कौन सी संख्या हो जाएंगी? ये सह सहभाज्य पूर्णांक है, तथा परिमेय है तो Q नॉट इक्वल टू 0 भी होगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो यहाँ तिर्यक गुना कर लेते हैं। जब तिर्यक गुना करेंगे तो इधर P का गुना हो जाएगा, वो करनी 2 के साथ तो आ जाएगा करनी 2 P बराबर आ जाएगा Q। तो हम यहाँ देखते हैं कि हमारे जो करनी 2 P है, ये दोनों एक साइड है। तो इसको हम एक साइड करने के लिए क्या करेंगे, करनी 2 को रखेंगे जैसे का वैसा, और इसके साथ गुना में जोड़ा है P, तो आ जाएंगे इधर बट्टे के नीचे। अब करनी 2 एक अपरिमेय संख्या हो जाती है, और Q बटे P एक, सॉरी, करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है, तथा हम देखते हैं Q बटे P क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। दोनों संख्या हम कभी भी आपस में बराबर नहीं रख सकते, परिमेय और अपरिमेय को। तो लिखेंगे हम यहाँ पर, अतः Q बटे P एक परिमेय संख्या है, तथा करनी 2 एक परिमेय संख्या है। अर्थात हम लिख सकते हैं इसको, अर्थात हमारी कल्पना गलत है। अब हमारी कल्पना गलत है, इसका मतलब क्या है पता है आप लोगों को? हम लिखेंगे यहाँ पे, अतः सिद्ध होता है कि
एक बटे करने दो एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो आपको अध्याय 1 से इतने ही क्वेश्चन करना है। अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारी स्लाइड खत्म हो गई, मतलब इतने क्वेश्चन सेटिंग किए थे हमने आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। आप सभी का धन्यवाद।